सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा रहा हूं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वंडरफुल। ऐसे पार्टिसिपेट करना आपने, लगना चाहिए कि जिंदा बैठे हैं लोग। आप डेड बॉडीज नहीं हो, आप पार्टिसिपेंट्स हो। तो बोलो, आई एम नॉट ए डेड बॉडी, आई एम नॉट ए डेड बॉडी, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट किया था। पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, फिर पास्ट सिंपल पढ़ाया, फिर फ्यूचर सिंपल पढ़ाया। बीच में मैं लैंग्वेज के लेसन्स आपको पढ़ाता रहा, कुछ वोकैबुलरी के लेसन्स पढ़ाए थे, कुछ सेशंस लिए मैंने। बीच बीच में वो सेशंस लेते हुए मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने ये आपको बताया था कि टेंसेस पर आधारित ही लैंग्वेज है। और मैं ये प्रमाणित करूंगा कि अगर हमें टेंसेस अच्छी तरह आते हैं, क्या बोला मैंने, तो हम पूरी ग्रामर पर कमेंट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या पढ़ाया था? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस के बाद क्या पढ़ाया था? पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट। फिर मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट, और फिर पढ़ाया था फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट। पढ़ाया नहीं था, आज पढ़ाया। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद आज किसकी बारी है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो निशानी है वो हिंदी में होती है चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या थी? चुका है, क्या थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने पढ़ाया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या है? चुका है, लिया है, दिया। पास्ट परफेक्ट की निशानी चुका था, लिया था, दिया। फ्यूचर परफेक्ट में आएगा चुका होगा। बोली, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। बोली, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। बोलते रहिए तब तक जब तक मैं लिख रहा हूं। थैंक यू। जब भी आप बोलो ना, एक दूसरे की आवाज से ताल मिलाकर बोलो। इंग्लिश में इसकी निशानी है शैल हैव, विल हैव। अब आप याद करो, हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कौन सी फॉर्म लगाई थी? तो जब भी कभी कहीं पर भी हैव आ जाए, अलग से आए या किसी के साथ लगकर आए, किसी के साथ चिपक कर आए, आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो shall have, will have plus third form of the verb.
थर्ड फॉर्म बोली, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ पहला वाक्य मैंने दिया, वह पत्र लिख चुका होगा। बोलिए, पूरी की पूरी ताकत के साथ ताल से ताल मिला के बोलना है। अभी आपने बोला आई एम अलाइव, एक बार फिर बोला आई एम अलाइव, तो जीवित व्यक्ति की तरह बोलना है, मरील बन के क्लास में नहीं बैठना। वह पत्र लिख चुका है। सिस्टम वही है, मैंने शुरू में बताया था कि अंग्रेजी भाषा क्या है, वर्ड और वर्ब की कहानी है। हर सेंटेंस में वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सेंटेंस बन जाएगा। नाउ लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? टू राइट। टू राइट माने लिखना। बोली, टू राइट माने लिखना। राइट की 3 फॉर्म्स होंगी। वेरी गुड, राइट, रोट। बोलिए, राइट, रोट, रिटन। ठीक है। ही, अब वह की अंग्रेजी क्या है? ही। हमने देखा कि वाक्य के अंत में चुका होगा लिखा हुआ है। और आप याद करो, जब भी कभी ऐसा वाक्य आए कि भास्कर सर ने क्लास में पढ़ाते हुए पढ़ाया था, क्या बताया था मैंने? कि जब भी कभी वाक्य के अंत में चुका होगा आ जाए, लिया होगा आ जाए, दिया होगा आ जाए, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेलो, क्या बोलते हैं ऐसे वाक्य को? राइट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। शैल हैव का प्रयोग हम आजकल नहीं करते। ठीक है, तो ही विल हैव। अब विल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? जो पहले लिखी है वो फर्स्ट, जो नंबर 2 पे लिखी है वो सेकंड, और जो नंबर 3 पे लिखी है वो। तो विल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो थर्ड फॉर्म यहां पर क्या है? ही विल हैव रिटन अ लेटर। बोलो, ही विल हैव रिटन अ लेटर। नंबर 2। अब नंबर 2 पे मैं दे रहा हूं, हिंदी में हम एक ही वाक्य को कई तरह से बोलते हैं। ठीक है, राइट। जैसे किसी को हमने कहना हो चाय पीजिए, हम बोलते हैं चाय पीजिए। चाय लो ना, चाय लीजिए। दीजिए नहीं बोलते, दीजिए तो देना हो गया। तो लिख लिया होगा। बोली, उसने पत्र लिख लिया होगा। ब्यूटिफुल। ही विल हैव। विल हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? अब आपको याद हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में जहां हैज और हैव आता है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। काम हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा। लिख लिया है, लिख लिया था, लिख लिया होगा। बोलो, लिख लिया है, लिख लिया था, लिख लिया होगा। अब देखो, प्रेजेंट लिख लिया है, पास्ट लिख लिया था, पीछे कौन है? पास्ट। और लिख लिया होगा, फ्यूचर हमेशा आगे आता है। राइट, तो उसने पत्र लिख लिया होगा। ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन अ लेटर। बोलिए, बोलो बोलो। अब ही पे हम आई पे हाथ कैसे करते हैं? बोलो, आई, यू, दे। दे पे हमारा राइट हैंड राइट की ओर जाता है। यही सिस्टम है ना सभी क्लासेस में। सभी क्लासेस में हमारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको।
बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो आई, यू, दे, वी, ही पे राइट हैंड राइट की ओर जाता है। बोलो ही, शी को बड़े प्यार से बोल रहे हैं आप लोग। तो ही, शी, राइट, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। ही भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट शी है, राइट। तो मैंने क्या देखा, गर्ल्स ही को बड़े प्यार से बोल रही हैं, बॉयज शी को बड़े प्यार से बोल रहे हैं। तो ये प्रेम अगर पूरे संसार में बना रहे तो अच्छी बात है, राइट। नंबर 3, उसने पत्र लिख दिया होगा। बोलिए, ठीक है, उसने पत्र लिख दिया। अब बात वही है कि काम हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट है ये। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आएगा ही विल हैव। अब आप देखिए, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगा दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कोई बात ही नहीं है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है और डज आता है, हेल्पिंग वर्ब डज आता है। यहाँ पर सभी के साथ क्या आएगा, विल है। सभी के साथ क्या आएगा, और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द ही विल हैव रिटन, थर्ड फॉर्म he will have written a letter, एक बुलंद आवाज, he will, beautiful। नंबर 4, अब मैंने बोला भी उसने पत्र लिखा होगा। बोलिए, एक बार जोर से पावर के साथ स्टार्ट। अब उसने में हाथ कहां जाएगा आपका, ये याद कर लो। उसने पत्र लिखा होगा, राइट हैंड राइट की ओर। बोलो, उसने पत्र लिखा होगा। अभी पता लग गया हमें फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, ही के साथ क्या आएगा, ही विल हैव रिटन ए लेटर। बोलिए, तो विल हैव के साथ कौन सी फॉर्म आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे हंसना नहीं है बेटा, पढ़ना है स्माइल के साथ। ही विल हैव रिटन ए, बोलिए ही विल हैव रिटन ए लेटर। अब ईमानदारी से बताओ, कोई परेशानी है इसमें, कोई मुश्किल लग रहा है। टेंसेस को कितने प्यार से हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। एक ही सिस्टम कि प्रश्न वाले वाक्य में अब क्या होगा, अभी बताएंगे आपको। कि हर टेंस की एक निशानी हिंदी में होती है, इंग्लिश में निशानी होती है। हिंदी में पहचानो, इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब को लाओ, साथ में वर्ब की मेन फॉर्म को ले आओ, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लगती है, और आपका आंसर आ जाता है। तो ये चारों वाक्य समझ आ गए आपको? एक बार मिलके मेरे साथ बोलेंगे, स्टार्ट। नंबर 1, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट। अब आप उतार लीजिए। वह पत्र, अब हम ना वाले पे आएंगे, राइट। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में ना वाले वाक्य किए, क्या वाले किए, क्यों वाले किए। डब्ल्यू फैमिली के जो 9 शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको दिए, उनमें से कुछ वर्ड्स हम लेते थे और सेंटेंस बनाते थे। तो वह पत्र, अब ना वाला लेंगे, नहीं लिख चुका होगा। बोलिए, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा।
एक बुलंद आवाज के साथ बोलिए, ब्यूटीफुल। अब ना वाले वाक्य में विल हैव के साथ नॉट आएगा, लेकिन जो नॉट आएगा, आप ये ऐसे सोच लो कि ये दो हेल्पिंग वर्ब है, एक विल है और एक हैव है। विल हैव इकट्ठा है ना, आप इसको अलग अलग मान लो। तो जो नॉट लगेगा, अब ध्यान देना जरा, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। अब मैंने विल हैव लगाना है, तो मैं पहले विल लिखूंगा, फिर नॉट लिखूंगा। ही विल नॉट हैव, बोलो, ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। एक बुलंद आवाज, ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। आपको याद है जब हैज बीन पढ़ाया था तब बताया था ये कि हैज के बाद नॉट लगाया था। अब अगर ये वाक्य आ जाए, मान लो ये वाक्य आ जाता है, उसने पत्र नहीं लिखा होगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा? तभी ये इंग्लिश आएगी, ही विल नॉट हैव रिटन लेटर, उससे पत्र नहीं लिखा होगा। अब मैं देता हूं क्या, चलो लिख ही देता हूं आपको ताकि याद हो जाए, ठीक है? उसने पत्र, बोलो, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। बोलो, ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा होगा। अंग्रेजी क्या होगी? बोलते रहो। He will not have written a letter. ये सिस्टम अगर आपको याद हो जाए तो इंग्लिश की जो ग्रामर आप पढ़ोगे बड़ी आसान हो जाएगी। मेरे लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, लेकिन जितने भी लेसन पढ़ाए सब याद होने चाहिए आप। अब नंबर 7 पे दिया, क्या उसने, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा? बोलो, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा? वेरी गुड, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा? तो यहां प्रश्न किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? अब क्या से, क्या से, क्या से, अब 9 बार बोल के दिखाएंगे। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। ये क्या पे हम आते ऐसे क्यों घुमाते हैं? ऑलरेडी मैं पिछले लेसन में आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी हम किसी को बोलते हैं, क्या यार तेरे को 3 बार बोला काम नहीं किया तूने, क्या यार, क्या पे हाथ ऐसे घूमता है, क्यों पे हाथ ऐसे घूमता है, क्यों भाई? तो ये ऐसे एक्शन करने से क्या होता है, हमें बात याद हो जाती है। तो इसमें दिया मैंने, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा? तो यहां प्रश्न किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? लिखना नहीं है अभी, पहले समझ लो किससे बन रहा है, क्योंकि पेन हाथ में होगा तो आप भूल जाओगे। तो जिस शब्द से प्रश्न बना, नियम क्या है हमारा कि हम जब भी कभी, ये मेरा सिस्टम है जो मैंने निकाला स्टूडेंट्स को अंग्रेजी भाषा सिखाने का, कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो है उसको हम ढूंढते हैं। इसमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसको प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। और उस वर्ड को हम छुपा लेते हैं जब हम अंग्रेजी बनाते हैं, हाइड कर लेते हैं, और जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। अब आप देखो, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, ये नंबर 7 और नंबर 5 एक जैसा है। ये नंबर बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? नंबर 5 पे क्या लिखा है? नंबर 5 पे भी वही लिखा है, तो अंग्रेजी भी वही आएगी, ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। अब मैं ही को, ही का जो एच है ये छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे पहले कुछ आना है। तो हमने लिखा ही विल नॉट
ही विल नॉट हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? समझ आ रहा है सब लोगों को कि प्रश्न क्या से बन रहा है? तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बने किसी भी टेंस के अंदर, हम उसी टेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। तो ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब है विल, हम इसको उठा के बाहर लाएंगे, और जब इसे बाहर लाएंगे तो इसका डब्ल्यू फैमिली का जो शब्द है, ये सॉरी नॉट डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू वर्ड जो है ये बढ़ाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर। राइट? अब मुश्किल है कोई? जो भी टेंस है उसी टेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और बाहर ले आओ। जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाए। 2 है तो पहला आएगा, 3 है तो अब भी पहला ही आएगा। राइट? 4 होंगे तो बोलो, 4 होंगे तो कौन सा बाहर आएगा प्रश्न में? 18 होंगे तो 4 भी नहीं होते। अच्छा, तो आपने क्या याद करना है बच्चों ने कि जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके बाहर ले आओ क्या वाले वाक्य में, तो हमारा आंसर निकल आएगा। हमारा आंसर निकल आएगा। नाउ अब मैंने दिया, अब हमारे WH फैमिली के 9 शब्द आते हैं। अब जरा ध्यान देना, हमने याद करने के लिए टेबल बनाई। क्या बनाई टेबल? अब देखो भास्कर स्कूल के बच्चे को याद हो रहा है। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि WH फैमिली के 9 शब्द कौन से हैं, सोचना नहीं पड़ता, गीत के रूप में आपको याद हो। तो जब तक मैं लिख ना लूं तब तक आप गाते रहिए, बोलते रहिए। वाई पे, वाई वेन वेयर पे इधर जाना है, व्हाट टू हुज पे इधर जाना है, और विच हुम हाउ पे इधर जाना है। ताल से ताल मिला के बोलना है, एक दूसरे की आवाज का ध्यान रखते हुए। नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। एक बार फिर जोर की बोलिए। में सब मिलके बोलेंगे, वाई वेन वेयर, व्हाट टू हुज, विच हुम। देखा आपने, भास्कर स्कूल का बच्चा ये बोलता है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नाउ स्टार्ट। वाई वेन वेयर, व्हाट टू हुज, विच हुम हाउ। अब आपको याद करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं लगाना पड़ता। कोई भी पूछे भाई WH फैमिली के कौन से वर्ड्स हैं, फट आप बोलते हो। क्या बोलते हो? वाई वेन वेयर, व्हाट टू हुज, विच हुम हाउ। ब्यूटीफुल। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। हर व्यक्ति को जीवन अलग अलग बिताना है। अगर आप दुखी होते हैं तो उस दुख का अनुभव आप करते हैं। अगर आप सुखी हैं तो सुख का अनुभव आपके साथ और लोग कर सकते हैं, है ना? आप सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं। सेलिब्रेशन में लोग आपके साथ हैं, लोग अनुभव कर सकते हैं कि आप कितने खुश हैं। जब आपको सफलता मिलती है तो थोड़े से लोग खुश होते हैं, थोड़े से लोग जेलिसी फील करते हैं, थोड़े से लोग उदास भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो उस दुख का अनुभव केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। तो आप सब लोग अपना राइट हैंड अपने सीने पर रखेंगे, लेफ्ट की ओर, और आपका दिल धड़कता है महसूस कीजिए। और किसी के दिल की धड़कन, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, बंद हो जाए तो मुझे नहीं ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, आप सबकी दीर्घायु हो। ये मैं मजाक कर रहा था। तो आप सब लोग 3 बार बोलेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ,
आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ब्यूटीफुल। ये कोई देर से जागा है। सो ये आपका जीवन आपका है। जो भी आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन दूसरे लोगों पर होता है। सभी व्यक्तियों को आप प्रसन्न कर नहीं सकते। हमें प्रयास करना है कि सभी लोग हमारे एक्शन से सुख का अनुभव करें। हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हमारे यहाँ लोग अंग्रेजी के अच्छे वक्ता बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि चिंतन करते हैं और हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव कराते, महसूस कराते। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और पढ़ने का आयु से कोई संबंध नहीं है। अगर आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेसन्स को याद करेंगे, क्लास में आके स्पीचेस बोलेंगे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी का वक्ता बनने से रोक नहीं सकती। आप बनेंगे ही बनेंगे, आप बन रहे हैं। और मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं जो लोग टीवी के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जो लोग इंटरनेट पर बैठकर कंप्यूटर के मॉनिटर पर मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बर्किना फासो हो, जहाँ से हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे ये विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए मेरे साथ बोलते हैं, आप भी अगर टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर, कंप्यूटर के मॉनिटर के सामने बैठकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, जो वाक्य ये बोलते हैं, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा था, ये सब स्टूडेंट्स मेरे साथ बोल रहे थे, आप लोग भी अगर बोलेंगे तो आप भी घर बैठे बैठे अंग्रेजी के वक्ता बन सकते हैं। जो वाक्य मैं बोलूँ आप घर के किसी मेंबर से बोलिए, अपनी मम्मी को बोलिए, अपने पापा को बोलिए। जैसे मैंने ये एक वाक्य सब बच्चों को बताया था, पार्टनर बन गए ये भी 3 बार बोल के दिखाइए। देखिए आप सबको ये बच्चे बोल कर दिखाएंगे। You are awesome, you are awesome, you are awesome. You are awesome, you are awesome, you are awesome. तो जैसे मेरे विद्यार्थी यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम बोलते हैं, ऐसे आप लोग भी घर में बैठ के बोलना शुरू कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करता हूँ कि भाई मान लो आपके घर में अंग्रेजी नहीं आती किसी को, आपने अपनी मम्मी को जाके बोला मम्मा यू आर ऑसम, मम्मा यू आर ऑसम, तो ऐसा नहीं कि मम्मी भी ऐसे हाथ करे। अगले दिन आप क्लास में आए, आपने कहा सर मैंने अपनी मम्मी को यू आर ऑसम बोला था, उन्होंने तो हाथ किया, तो मैं किसको बोलूँ? तो आपने क्या करना है, मम्मी के कंधे पे हाथ रखना है और क्या कहना है कि मम्मा यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छी हो, आप वंडरफुल हो। और आप एक बार अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी बताएंगे, फिर क्या होगा, जब आप दूसरी तीसरी चौथी बार बोलेंगे तो मम्मी को भी, जब आप बोलेंगे मम्मी यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छी हो, मम्मी क्या बोलेगी, मुझे समझ आ गया तू क्या कह रहा है, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। तो आप सभी लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मेरे इस लेसन को पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ अपने मुंह से बोलिए। आप बोलेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, आप अंग्रेजी के वक्ता बनेंगे। मैं वापिस अपनी क्लास में आता हूँ। वह पत्र, अब हम ऐसे करते हैं, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा की बजाय हम बनाते हैं उसने पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। ठीक है, बोलिए उसने पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। उस, हाँ नहीं जोर की बोलो, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। जोर की बोलो।
प्रश्न किससे बन रहा है? प्रश्न किससे बना? क्यों से? 3 बार नहीं 9 बार बोलेंगे। नाउ स्टार्ट। क्यों से 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 क्यों से। ब्यूटीफुल। तो प्रश्न क्यों से बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना, नया मैंने क्या किया, जिस शब्द से प्रश्न बना उसको छुपा दिया। अब क्या बचा? उसने पत्र इसको छुपाने के बाद क्यों को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। हर वाक्य में जिसमें कोई भी प्रश्न वाला शब्द हो, उस प्रश्न वाले शब्द को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। उस इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा देंगे और जो सिंपल वाक्य बचेगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। ये वाक्य क्या बचा? उससे पत्र नहीं लिखा होगा। अब देखो, उससे पत्र नहीं लिखा होगा नंबर 8 और नंबर 6 एक ही है, तो यही अंग्रेजी ही विल नॉट हैव रिटन लेटर यहाँ लिख देंगे। क्या अंग्रेजी होगी? बोलते रहिए। He will not have written a letter. अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के अंदर का नहीं, अंदर का, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और उसे बाहर ले आएंगे। और क्यों? क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। WH फैमिली में से ढूंढेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, और वाई को हम उससे भी पहले लिख लेंगे। हमारा आंसर होगा वाई विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर। अब देखिए, यहाँ एक नियम बना। यहाँ नियम ये बना कि प्रश्न वाले वाक्य में जब भी कभी प्रश्न WH फैमिली के किसी शब्द से बनता हो, उसमें नियम ये बनता है कि WH फैमिली का शब्द और पहला हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ साथ। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो ठीक है, उतार लीजिए। सेंटेंस नंबर 9 में मैं दे रहा हूं आपको। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, तो बोलो। चपरासी घंटी बजा चुका होगा। 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 अच्छा, तो चपरासी की अंग्रेजी क्या होती है? पियोन। और जो घंटी बजाने की होती है टू रिंग द बेल। सबको आती है? टू बोलिए, टू रिंग द बेल। टू रिंग द बेल का मतलब होता है घंटी बजाना। ये 3 फॉर्म्स होंगी, रिंग, रैंग और रंग। बोली रिंग रैंग रंग। बोलो टू रिंग द बेल, घंटी बजाना, रिंग, रैंग, रंग। चलिए, अब चपरासी की अंग्रेजी पियोन। द पियोन विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? क्या आएगा? विल हैव रंग द बेल। बोलो, द पियोन विल हैव रंग द बेल। 3 बार बोलेंगे, स्टार्ट। The peon will have, सब पार्टिसिपेट करो। बोलो, आई एम अलाइव, आई एम नॉट डेड। तो हमने आई एम नॉट डेड नेगेटिव वाक्य नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है? आई एम अलाइव। बोलो, आई एम अलाइव, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये बोलो आई एम नॉट डेड, आई एम नॉट डेड, और नॉट बोलना भूल जाओ, तो आई एम डेड बोलना शुरू कर दोगे।
हमेशा आप पॉजिटिव वाक्य बोलो, अपने ब्रेन को पॉजिटिव ऑर्डर्स दो। तो अपने अपने पार्टनर को बोलो आई एम अलाइव। अपने अपने पार्टनर को बोलो नाउ, एक बुलंद आवाज से अपने पार्टनर को बोलना है आई एम अलाइव। ब्यूटीफुल। नाउ नंबर 10। हाँ, अलाइव हो तभी तो बैठे हो यहाँ पर। अगर अलाइव, कुछ नहीं कहना। अच्छा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। बिल्कुल सेम सिंपल, हाँ ना क्या और क्यों। चपरासी ने, बोलो चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। अलग आवाज नहीं आनी चाहिए, एक बार ताल से ताल मिला के बोलो, स्टार्ट। ब्यूटीफुल। द पियोन विल नॉट। अब जो नॉट है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। द पियन विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग। बोलो द पियन विल नॉट हैव रॉन्ग द बेल। अब देखो चपरासी की अंग्रेजी द पियन नहीं बजाई होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट मीन नहीं बजा चुका होगा। हम वाक्य के भाव को ले रहे हैं, उसकी सेंस को ले रहे हैं। इस वाक्य में ये पता लगता है कि चुका होगा, चुका होगी है, कि चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। ठीक है, तो द पियोन विल के बाद नॉट आएगा, हैव, यानी कि नॉट आएगा विल और हैव के बीच में। वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग द बेल। द पियन विल नॉट हैव रंग द बेल। नंबर 11। अब मैं देता हूं वही हमारा सिस्टम। बोलो हाँ, ना, क्या और क्यों। तो क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। बोलो क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। यहाँ प्रश्न किससे बना? क्या से। बोलो क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। तो हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है? संदीप सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। लेट्स वेलकम सुमित शर्मा। तो मैंने यहाँ पर घंटी नहीं बजाई शब्द नहीं लिखा, तो इसको लिख देते हैं क्या चपरासी ने घंटी। ऐसे आपने जागरूक होकर बैठना है, नहीं तो क्या होता, ये मैं जानबूझ के ये तो शब्द छोड़ देता हूँ। अगर आप मुझे नहीं टोकते तो फिर पर्दे पे स्क्रीन पे एक प्रश्न लिखा हुआ था जिसका उत्तर आपको देना पड़ता। ठीक है, तो क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी। वेरी गुड। तो यहाँ प्रश्न किससे बना? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो, जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाओ। अब देखो ये नंबर 10 और नंबर 11 एक हो गया। अब मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊंगा द पियोन। बोलते रहो, बोलते रहो। द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा, हम वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और उसे बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हो गया? बिल्कुल ठीक है। विल द पियोन नॉट हैव रंग द बेल। नाउ नंबर 12। चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई होगी। बोलो
अब एक दूसरे की ताल का ध्यान रखते हुए तब तक बोलते रहो जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? बोलो क्यों से, 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 क्यों से। तो जिस शब्द से प्रश्न बना वही नियम। देखो कहीं कोई परिवर्तन है? ये जल्दी से समझ क्यों आता है कि जब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, फिर अलग अलग टेंसेस पढ़ते हैं, हर टेंस में सिस्टम वही होता है। अगर बार बार एक ही रास्ते पे चलोगे तो रास्ता याद हो जाएगा ना। तो एक ही सिस्टम में, सॉरी, एक ही सिस्टम, एक ही मेथड टेंस को लर्न करने का। तो ये जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया, जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाई, बाकी का बचा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। अब हम ढूंढते हैं चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ये नंबर 10। यानी कि अगर इसको मैं छुपा दूं, देखो अब इसको मैंने छुपा दिया, तो नंबर 10 और नंबर 12 एक ही हो गया। क्या बना? चपरासी ने घंटी, वही अंग्रेजी आएगी ना? क्या अंग्रेजी आएगी? बोलो। मैं बोलूंगा स्टार्ट, तब इकट्ठे बोलेंगे स्टार्ट। The peon will not have rung the bell. अब मैंने देखा, जब हाथ हटाया तो देखा प्रश्न क्यों से बन रहा है। तो जब भी कभी प्रश्न क्यों से बने, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? देखो आप, जब भी कभी WH फैमिली का कोई शब्द आएगा तो हम इस टेबल को देखेंगे और इनमें से जिस शब्द की अंग्रेजी बन रही होगी उसकी अंग्रेजी बना देंगे। अभी हम आपको ज़्यादातर वाई पढ़ा रहे हैं, व्हाट पढ़ा रहे हैं, बाकी के WH फैमिली के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। ये हम आगे चलकर करेंगे और इनके अलग से इंडिपेंडेंट लेसन्स भी हैं जो हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। राइट? सो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब क्या बताया? वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और WH फैमिली का शब्द, जैसे क्यों की अंग्रेजी वाई है तो वाई उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर हो गया ब्यूटीफुल। और यहाँ फिर वही नियम, क्या कि WH फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। अब बता दीजिए। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। सेंटेंस नंबर 13 मैंने दिया, प्रिंसिपल के इशारे पर उसने पत्र लिख लिया होगा। अब ये भी मैं मिटा देता हूं इधर। अब ये इशारे की अंग्रेजी होती है एट वंस बिहेस्ट, तो उसके इशारे पर क्या हो गया? एट हिज बिहेस्ट। ठीक है, एट हिज बिहेस्ट का मतलब है उसके इशारे पर। प्रिंसिपल के इशारे पर एट प्रिंसिपल्स बिहेस्ट या एट द बिहेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। राइट? मेरे इशारे पर आपने उसको गाली दी, यू अब्यूज्ड हिम एट माय बिहेस्ट। राइट? तो ये मैं दे रहा हूं, ही विल हैव
मतलब वो पत्र लिख चुका होगा, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। सो विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटन अ लेटर at the behest of, at the behest of the principal, at the behest of the principal he will have written a letter. इसको आगे भी लिख सकते हैं, at the behest of the principal he will have written a letter. बोलो, he will have written a letter. He will have written a letter at the behest of the principal. अभी लिखो मत, पहले मैं पढ़ा देता हूँ. अब मैंने बोला भी वह शाम को सो चुका होगा. वह शाम को सो चुका होगा. सोने की अंग्रेजी क्या होती है? सबको आती है? टू स्लीप. इसकी 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? स्लीप, स्लेप्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? तो ही विल हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? He will have slept in the evening. बोलो, he will have slept in the evening. तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट की निशानी क्या है? It tells us of an action. It tells us about the action, about the completion of the action in the future. फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट होगा उसके बारे में बताता है फ्यूचर परफेक्ट. नाउ सेंटेंस नंबर 15. अब मैंने दिया वह अपना प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कहते हैं परियोजना, कोई प्रोग्राम. जब कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसका आप कंप्लीट करते हो, तो उसे अपनी अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हो, तो वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका होगा. बोली, वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका होगा. जमा करने की, टू सबमिट, इसको सबमिट करते हो, तो वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका होगा. बोली, वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका होगा. जमा करने की, टू सबमिट. टू सबमिट. और सबमिट का मतलब समर्पण भी होता है, सौंपना भी होता है. मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ. I submit myself to you. I submit to you. Right? मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ. ठीक है? Like this. So जैसे मैं अक्सर विद्यार्थियों को क्या बोलता हूँ कि आप मुझे अपना दिमाग समर्पित कर दीजिए, मुझे अपना दिमाग गिरवी रख दीजिए 6 महीने के लिए, और मैं इसे ज्ञान से भर के आपको वापस कर दूंगा. राइट? नाउ ही will have, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? He will have submit, की थर्ड फॉर्म submitted. He will have submitted his project. क्या है? He will have submitted his project. वे अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं. नंबर 16. अच्छा, अगर उसने अपना प्रोजेक्ट
जमा नहीं कराया होगा तो अंग्रेजी क्या होगी? He will not have submitted his project. बोलो he will not have submitted his project. चलिए अब मैं लिखता हूं, उसने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कराया होगा। बोलिए, उसने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कराया होगा। बोलते जाइए। एक बार पावर से बोल दो। ब्यूटीफुल। अब क्या आएगा? ही विल ना वाले वाक्य में जो नॉट लगता है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो क्या आएगा? ही विल नॉट हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। बोलो, ही विल नॉट हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। अब अगर आ जाए, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कराया होगा? ये विल बाहर आ जाएगा, ही का एच छोटा हो जाएगा। विल ही नॉट हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। अगर उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट क्यों नहीं कराया होगा? ब्यूटीफुल। विल बाहर आ जाएगा और वाई उसके भी पहले आ जाएगा। ये उतार लो। Yes sir, 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 yes sir. yes sir, 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 yes sir. अच्छा देखिए, एक वाक्य आया, क्या सूर्य उगने से पहले, क्या सूर्य उगने से पहले मतलब सूर्योदय से पहले वह नहा चुका होगा? अब देखिए, सूर्योदय से पहले, अब ये दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट के वाक्यों का कॉम्बिनेशन, पास्ट के वाक्यों का कॉम्बिनेशन और फ्यूचर के वाक्यों का कॉम्बिनेशन। ये स्टार्ट हो जाएगा टेंसेस की समाप्ति के बाद, राइट। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या है? वह नहा चुका, राइट। अब ये है क्या वह नहा चुका होगा? सूर्य उगने से पहले, ये सेकंड पार्ट है। मेन वाक्य क्या है? क्या वह नहा चुका होगा? तो वह नहा चुका होगा की अंग्रेजी क्या होगी? नहीं, वह नहा चुका होगा। ही विल हैव टेकन अ बाथ, राइट। अब क्या वह नहा चुका होगा? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के हम इधर ले आएंगे। हमारा आंसर हुआ विल ही हैव टेकन अ बाथ। अब सूर्य उगने से पहले, ये आपको अगले लेसन में पढ़ाएंगे, राइट। ये अगले लेसन में पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, राइट। दो वाक्यों का इकट्ठे आना। अब आपकी असली पढ़ाई शुरू होगी। असली पढ़ाई तो ये भी है, मेन पढ़ाई तो वही है जो आप अभी तक करते आ रहे हो। अब उससे आगे की अगली असली पढ़ाई ग्रामर की, कॉम्बिनेशन आएगा। फिर उसके बाद
हम WH फैमिली के जो बाकी के शब्द हैं उनके अलग से लेसन बना के आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो फिर उन सबको जोड़ना सिखाएंगे। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस आएगा। अंग्रेज़ी का जो अखबार है वो 90% पैसिव वॉइस में होता है। अंग्रेज़ी के अखबार में टाइटल्स आते हैं, है ना। टाइटल्स कैसे बनते हैं, हेडिंग कैसे आता है। वो टाइटल लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर गोज़ टू USA। अब गोज़ टू USA प्रेजेंट डेफिनेट है। तो ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्यों आते हैं, ये सारा का सारा उत्तर आपको अगले लेसन में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 18, तो मैंने सूर्य उगने से पहले की अंग्रेजी अभी नहीं दी आपको। नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए, अब एक वाक्य है, डॉक्टर के, यहां बिंदी आएगी ना, अच्छा ये ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी गाना गा चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। नहीं, मार दो, ठीक है। तो अब देखिए, रोगी मर चुका होगा, यह मेन वाक्य जिसमें टेंस की निशानी है। रोगी की अंग्रेजी क्या होती है, पेशेंट। द पेशेंट, जिस वाक्य के अंत में चुका हुआ, चुके हो गया आता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके अंदर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। तो हमने दिया द पेशेंट विल हैव डाइड। अब इसके आगे जो वाक्य लिखना है डॉक्टर के आने से पहले, ये आपको कॉम्बिनेशन वाले वाक्य में पढ़ाएंगे। नंबर 19, और मैं कहता हूं भाई रोगी के, अब उल्टा कर देते हैं, रोगी के पहुंचने से पहले बोलो, रोगी के पहुंचने से पहले डॉक्टर मर चुका होगा, ठीक है। डॉक्टर मर चुका होगा। स्टोरी का बड़ा ट्रेजिक एंड हो गया। नहीं, अंडरस्टूड है, कोई शादी में थोड़ी जा रहा रोगी रोगी मैरिज पार्टी में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, द डॉक्टर, बोलो द डॉक्टर विल हैव डाइड। अभी मैं वाक्य बना देता हूं, ठीक है। तो रोगी के पहुंचने से पहले, ये नहीं, फॉर रीचिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अगले लेसन में जब हम शुरुआत करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। समझ आ गया? अच्छा देखिए, वह अगस्त के महीने तक अंग्रेजी का वक्ता बन चुका होगा। आप सब पढ़ रहे हो, पढ़ने के लायक बन रहे हो, ग्रामर लर्न कर रहे हो, टेंसेस सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, प्रपोजिशन सीख रहे हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना सीख रहे हो, ग्रुप डिस्कशन सीखोगे, तो स्पीचेस ऑलरेडी सीख चुके हो आप। तो वह अगस्त के महीने तक अंग्रेजी का वक्ता बन चुका होगा। बोली, वह अगस्त के महीने तक अंग्रेजी का वक्ता बन चुका होगा।
तो क्या आएगा? देखो, ही विल हैव। अब जिस वाक्य के अंत में, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जोर की बोलो, क्या बोलते हैं उसे? जिसमें चुका है आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। चलिए अभी पूछता हूं, तो वह अगस्त के महीने तक अंग्रेजी का वक्ता बन चुका होगा। ही विल हैव बिकम a speaker of English language. He will have become a speaker of English language. इंग्लिश लिख देता हूं, अगस्त के महीने तक, by the month of अगस्त। क्या लिखेंगे? He will have become a speaker of English by the month of अगस्त। ठीक है, कोई बात नहीं। He will have become a speaker of English language, लैंग्वेज लिख लो, by the month of अगस्त। ये समझ आ गया आपको? अभी अब आपको पता लग गया कि ये कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब टेंसेस की समाप्ति के बाद, इसके बाद एक टेंस और पढ़ाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बाद पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद फिर आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर ग्रामर स्टार्ट होगी, फिर हम न्यूज़पेपर को भी लेंगे। आप सचमुच में अखबार लेके आएंगे, नहीं तो हम मंगवा देंगे एक ही दिन का अखबार, सबको हाथ में एक कॉपी देंगे और अखबार पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। अब सेंटेंस नंबर 21 क्या है बोलो? 2020 यानी कि 2020 आने से पहले। अब देखो, हमारे देश की सरकारें हमारे देश को दुनिया के कंपटीशन में ला रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश भी एक विकसित राष्ट्र बन जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सन 2020 आने से पहले भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। बोलिए, आप सब बोलेंगे? बोलो, 2020 आने से पहले भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। दोबारा से, ब्यूटीफुल। अब पहले बनाएंगे भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। ठीक है, इंडिया will have become, चुका होगा, वाक्य का अंत चुका होगा पे चल रहा है। जिस वाक्य का अंत चुका होगा पे होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। उसमें शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमने बोला इंडिया विल हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। बोलो, इंडिया विल हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री before the year 2020 falls। अब देखो, ये फॉल्स क्यों आया फ्यूचर के अंदर?
यही आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, राइट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का शब्द है फॉल, और साथ में क्या लगा? एस। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यही चीज आपको कॉम्बिनेशन वाले वाक्यों में पढ़ाई जाएगी, ठीक है? इस लेसन का आखिरी वाक्य मैं दे रहा हूं, सेंटेंस नंबर 22। अगर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो भास्कर स्कूल भी विकसित होगा, आप भी विकसित होंगे। तो विकसित राष्ट्र का मतलब सब लोग विकसित कर रहे हैं। तो आने वाले 5 वर्षों में, क्या बोला मैंने? आने वाले 5 वर्षों में, बोलो आने वाले 5 वर्षों में भास्कर स्कूल पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में मशहूर तो हो ही जाएगा। आपको पूरी उम्मीद है? बोलो उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, ब्यूटीफुल। आने वाले 5 वर्षों में भास्कर स्कूल पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका होगा। पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका होगा। ब्यूटीफुल। तो चलिए लिखिए, भास्कर स्कूल will have got popularity। चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट, will साथ में have और verb की will have got popularity in India, in all over India, पूरे भारत में, ठीक है? by the coming 5 years। ठीक है? तो आज लिख लीजिए, भास्कर स्कूल विल हैव गॉट पॉपुलैरिटी इन ऑल ओवर इंडिया बाय द कमिंग 5 years। आने वाले 5 वर्षों में भास्कर स्कूल पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका। अब ये फ्यूचर परफेक्ट इस लेसन का आखिरी वाक्य था। अब हर चीज को रिवाइज करने का एक नियम है। फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट याद होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी याद होना चाहिए, है ना? तो आपने क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट को याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? चुका है, चुके हैं, ठीक है? हैज और है वो वर्ब की। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुके थे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा और विल हैव वर्ब की, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? अब टेंसेस को याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको एक और बता रहा हूँ। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, जैसे वो कह रहा था कि टीनेज कब से शुरू होती है? जिस शब्द के अंत में टीन लग जाए वो टीनेज। 12 के अंत में टीन लगता है? 12 बताइए, बोलो बोलो। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति
12 के बाद 13 का होता है, हम बोलते हैं ही इज इन हिज टीन्स। क्या बोलते हैं? तो नंबर 1 हम याद करते हैं यहां से, 13 से ना 13 से 19, वेरी गुड, 13 से 19 तो क्या कहलाएगा? टीनेजर। हम बोलेंगे ही इज इन हिज टीन्स। स्पोकन इंग्लिश का थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ही इज इन हिज टीन्स। अब नंबर 2, 20 से 29, जो 20 ईयर्स का है वही बोलेगा आई एम इन माई 20s। 25 वाला भी बोलेगा आई एम इन माई 20s। 29 वाला भी बोलेगा आई एम इन माई। ही इज इन हिज 20s। ठीक है, समझ आ रहा है? 29 वाला भी क्या बोलेगा? 28 क्यों? क्योंकि 20 शब्द पहले लग रहा है, तो जो शब्द पहले लगता है उसी को लगा के उसके आगे IES लगा दो। He is in his 20s। नंबर 3, 29 के बाद क्या होगा? 30 से 39 तो क्या आएगा? बोलो ही इज, बोलो ही इज, लिखते भी जो साथ है, इन हिज 30s। नंबर 4, 40 to 49 क्या आएगा? He is in his 40s। नंबर 5, 50 to 59। अब इधर देखो, ये भी 5 लग गया पहले, ये भी 5 लग गया पहले, 50 लग गया ना, तो शब्द से पहले 51, 52 जो पहला आता है उसी को हम काउंट करके, उसी को हम यूज करके उसके आगे IES लगा देते हैं। तो ही इज इन हिज 50s। अब 60 से 69 क्या आएगा? ही इज in his 60s। Number 7, 70 to 79 he is, very good, he is in his 70s। Number 8, 80 to 89 he is in his 80s। अच्छा, अब ये 89 के बाद क्या आएगा? 90 to 99 क्या आएगा? शाबाश, बोलो जोर की। He is in his 90s। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अब 99 के बाद कोई 100 साल का हो जाए तो ही सेंटिनेरियन, सेंचुरी पूरी होगी इसकी। तो अब अगर आपने अपने बारे में बोलना हो, आप 13 साल के हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन माई टीन्स। आई लगा के बोलना तो क्या बोलोगे? बोलो आई एम इन माई टीन्स, I am in my 20s, I am in my 30s, I am in my 40s, I am in my 50s, I am in my 60s, I am in my 70s, I am in my 80s, I am in my 90s। तो वे लोग जो घरों में बैठे हुए देख रहे हैं,
किसी भी माध्यम से, चाहे कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के माध्यम से, या डीवीडी के माध्यम से कंप्यूटर पर देख रहे हैं, या डीवीडी के माध्यम से टीवी पर देख रहे हैं, या मेरे किसी कार्यक्रम का डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहे हैं, या प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी बड़े पर्दे पर मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे ही मेरे ये विद्यार्थी बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बोलने से तरंगे पैदा होती हैं, और ये तरंगे आपको याद कराती हैं, और बोलते बोलते आप भी देखेंगे कि आप भी घर बैठे बैठे अंग्रेजी के वक्ता बनते जा रहे हैं, और बन जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। पिछली क्लास में मैंने आपको जब घटना सुनाई थी रॉकफेलर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ आप सोचते हैं वो आपके जीवन में होता है। सोचिए कि मैं वक्ता बन रहा हूँ, और इस वक्ता बनने के अंदर भास्कर स्कूल और भास्कर स्कूल के ये विद्यार्थी पूरा योगदान दे रहे हैं आपको। आप बनेंगे, बन रहे हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। Go to Bhaskar School, he goes to Bhaskar School, she goes to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.